बैक माय चैनल। एमएससी फोर्थ सेमेस्टर की हम स्टडी कर रहे थे। एमएससी फोर्थ सेमेस्टर में हम ग्रीन केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे थे। ग्रीन केमिस्ट्री में जो हमारा टॉपिक था एनवायरमेंटल मूवमेंट की स्टडी कर रहे थे। एनवायरमेंटल मूवमेंट क्या होता है? एनवायरमेंटल मूवमेंट मतलब डिफरेंट टाइप के, हम इसे मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंट की स्टडी करते हैं। मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी की स्टडी करते हैं कि जो एनवायरमेंटल, जब मूवमेंट की स्टडी की जाती है, एनवायरमेंट की स्टडी की जाती है, हम इसमें बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल, केमिकल, इकोलॉजिकल, मतलब काफी डिफरेंट टाइप के डिफरेंस क्लास की स्टडी करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ केमिकल की स्टडी करते हैं या बायोलॉजिकल की स्टडी करते हैं, इसमें सभी की हम स्टडी करते हैं एनवायरनमेंट में। तो एनवायरमेंटल मूवमेंट्स क्या होता है, फिर टाइप ऑफ एनवायरमेंटल मूवमेंट, इसकी स्टडी में लास्ट वीडियो में कर चुका था कि एनवायरमेंटल मूवमेंट के क्या रीजन थे और मेन रीजन, इंडिया में मेन रीजन क्या थे एनवायरमेंटल, जिसकी वजह से हुआ, इसको मैंने लास्ट वीडियो में बता चुका था। उसके बाद आता है 7 मेजर एनवायरमेंटल मूवमेंट। साइलेंट वैली मूवमेंट किया गया, चिपको मूवमेंट था, विस्नोई मूवमेंट था, एपिको मूवमेंट किया गया, नर्मदा मूवमेंट किया गया, उसके बाद जनरल फॉरेस्ट मूवमेंट किए गए। ये 7 मेजर मूवमेंट थे, जिसमें से एक आता है द साइलेंट वैली मूवमेंट। जो साइलेंट वैली मूवमेंट था, ये साइलेंट वैली को सेव करने के लिए किया गया था। सेव द साइलेंट वैली मूवमेंट। ये जो साइलेंट वैली प्रेजेंट है केरल में प्रेजेंट है। केरल के जो पल्लाघाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरल में प्रेजेंट है, पल्लाघाट डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे साइलेंट वैली प्रेजेंट है। साइलेंट वैली नीलगिरी माउंटेन पर प्रेजेंट है, नीलगिरी माउंटेन पर प्रेजेंट। अब देखिए, जो साइलेंट वैली है, साइलेंट वैली में दो नदी बहती है। एक तो कुंथी पुजा नदी है, एक भरत पुजा नदी है। अब जो कुंथी पुजा नदी थी, जो कुंथी पुजा रिवर थी वहां पर, तो वहां पे जो सरकार ने वहां पे डैम बनाना चाहा, इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम बनाने के प्रोजेक्ट को वहां पे पास किया। जब हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम बनाने के लिए प्रोजेक्ट पास हो चुका था, 1978 के समथिंग हुआ था वो, 1978 के समथिंग, तो तब वहां पे प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ कि साइलेंट वैली को बचाया जाए। अब वहां पे फिर लेकिन जब साइलेंट वैली के लिए प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन सरकार की अपनी अपनी पॉलिसी दी गई थी कि क्योंकि उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो उस गवर्नमेंट ने कहा कि यहाँ पे कमर्शियली, यहाँ पर आपको अगर हम डाम बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे डेवलपमेंट होगा, रोजगार भी मिलेगा। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट की जाएगी, वो पूरी स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी भी आएगी, इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन नहीं, जब वहां पे केएसएसपी एक क्या बोलते हैं संस्था थी केरल में, तो जब उसने उस चीज का पता लगाया, फिर स्टडी की, फिर उसके बाद जो यूनेस्को नाम से आता है, जो यूनाइटेड होती है, जो यूनाइटेड बोले तो मतलब जो इन्वायरमेंटल मूवमेंट किए गए हैं, वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे किए गए हैं। जब केरल इंस्टीट्यूट के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी स्टडी की, फिर उन्होंने बताया कि अगर साइलेंट वैली पे डैम बनता है, इससे बहुत ज्यादा लॉस्ट होगा, बहुत से ज्यादा नुकसान हो सकता है, जिसकी वजह से डिफोरेस्टेशन होगा, जिसकी वजह से साइलेंट वैली पूरी तरह से डैमेज हो जाएगी। वहां पे जो एनिमल्स प्रेजेंट है, उनकी भी डेथ हो जाएगी, और जिसकी वजह से इन्वायरमेंट भी पॉल्यूट हो जाएगा, बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो उसकी वजह से ये साइलेंट वैली को सेव करने के लिए मूवमेंट किया गया था। तो नॉर्मली समझ में आ गया जो मेजर साइलेंट वैली मूवमेंट किस लिए किया गया। साइलेंट वैली को सेव करने के लिए किया गया। साइलेंट वैली कहाँ पे प्रेजेंट है? पल्लव घाट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरल में प्रेजेंट है। तो वही थ्योरी में इसमें लिखती है। सबसे पहले 7 मेजर की अगर हम बात करते हैं, तो उसने लिखा कि मेजर एनवायरमेंटल मूवमेंट इन इंडिया, मैनी एनवायरमेंटल मूवमेंट इन इमर्ज इन इंडिया आफ्टर 1970। देखिए, बहुत सारे एनवायरमेंटल मूवमेंट उभरे हैं इंडिया में। 1970 के बाद बहुत सारे एनवायरमेंटल मूवमेंट हुए हैं। सम ऑफ द बेस्ट एनवायरमेंटल मूवमेंट इन इंडिया, कुछ सबसे जो पॉपुलर एनवायरमेंटल मूवमेंट रहे, कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले द साइलेंट वैली मूवमेंट आता है। ये साइलेंट वैली मूवमेंट किस लिए हो, ये मैंने बता दिया। दिस मूवमेंट सेव द साइलेंट वैली इन 1973। अब देखिए, जो ये मूवमेंट जो होता है, दिस मूवमेंट सेव द साइलेंट वैली इन 1973। ये 1973 में स्टार्ट होता है। द साइलेंट वैली लोकेटेड द पल्लव घाट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरल
जो साइलेंट वैली प्रेजेंट जो साइलेंट वैली है वो पल्लव घाट डिस्ट्रिक्ट में केरल के पल्लव घाट डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है एंड नीलगिरी माउंटेन ऑफ केरल नीलगिरी माउंटेन पर प्रेजेंट है जिसको नीलगिरी बायोस्फीयर एरिया भी कहा जाता है। आज के समय में जो इसका नाम दिया गया है नीलगिरी बायोस्फीयर एरिया दे दिया गया है इसको नाम। इसमें कोर एरिया है, बफर एरिया है, ट्रांजिशन जोन बना दिए गए। ये क्या होता है इसको मैं आगे बताऊंगा। देयर आर टू रिवर इन साइलेंट वैली। अब देखिए जो साइलेंट वैली में है वहां टू रिवर बहती है, कुंती पूजा बहती है और भरत पूजा बहती है। अब जो ये एंटी डाम जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक डाम था, हाइड्रोइलेक्ट्रिक डाम का जो एडवाइस दी गई थी वो कुंती पूजा रिवर पर दी गई थी। जो कुंती पूजा रिवर है जहां से वो रिवर बह रही है उसके बीच में हम पहाड़ों के बीच में एक डाम बना देते हैं जिसको पानी को स्टोर कर लिया जाता है। फिर वहां से हाइड्रोइलेक्ट्रिक डाम बनाने का मतलब यही था कि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी तो उसकी वजह से जो पूरे केरल स्टेट में हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करा देंगे पूरी की। तो फिर उन्होंने एक पॉलिसी पास की थी जिसकी वजह से कि जो वहाँ के जंगल है खेती ज्यादा होगी, खेती वालों को इलेक्ट्रिसिटी की कमी नहीं होगी। फिर उसके बाद बस्ती में भी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई जाएगी जिसकी वजह से रोजगार भी मिलेगा। तो एक पॉलिसी पास की जाएगी जो फॉर, लेकिन जो वहाँ के लोगों ने पहले लोकल के लोगों ने उसका प्रोटेस्ट किया। फिर उसके बाद कैसेस्पी ने उसका कैसेस्पी एक संस्था थी जो केरल की संस्था थी, उसने भी इस चीज का प्रोटेस्ट किया था। फिर उसके बाद में इस चीज पर रोक लगी, लेकिन एक पूरा लंबा प्रोसेस था जब जाके इसको बायोस्फीयर एरिया बनाया गया था। तो कुंती पूजा रिवर पर एंटी डैम बनाने के लिए जब कहा गया तो यहाँ पे दो नदी बहती है, कुंती पूजा और भरत पूजा। इट वॉज लाइक लार्ज बायोलॉजिकल जेनेटिक हेरिटेज। अब जो साइलेंट वैली है एक बायोलॉजिकल जेनेटिक हेरिटेज है, मतलब लार्जेस्ट बायोलॉजिकल जेनेटिक हेरिटेज, सबसे मतलब काफी बड़ी बायोलॉजिकल जेनेटिक हेरिटेज है। इट इज सराउंडेड बाय डिफरेंट हिल ऑफ द स्टेट। अब जो साइलेंट वैली प्रेजेंट है वो जो केरल स्टेट है, केरल स्टेट के पहाड़ियों के बीच में, पहाड़ियों के चारों तरफ पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों पर ही साइलेंट वैली प्रेजेंट है। बहुत ज्यादा हरी भरी वहां पे बहुत ज्यादा है। मेरी समथिंग वहां पे 900 के समथिंग स्पीसीज उस जो बायोस्फीयर एरिया है 10 साइलेंट वैली में 900 प्लस के समथिंग स्पीसीज, डिफरेंट टाइप की स्पीसीज देखने को वहां पर मिलती है। अगर किसी में वहां पे डाम बनता तो वह स्पीसीज तो ऑटोमेटिकली वहां पे से विलुप्त हो जाती है। वहां पे जब डिफोरेस्टेशन होता है, जंगल को काटे जाते हैं, तो वहां की जो स्पीसीज थी वो कहाँ पर जाती, कुछ मर जाती, कुछ इधर उधर भाग जाती, तो विलुप्त हो जाती। फिर उसके बाद जब डिफोरेस्टेशन होता तो वहां पे अब जब इंडस्ट्री बननी थी वहां की वजह से एनवायरमेंट भी पोल्यूट होता, तो बहुत ज्यादा नुकसान होने की संभावना थी। तो इसलिए उसके लिए एनवायरमेंटल मूवमेंट द साइलेंट वैली मूवमेंट किया गया। इट इज सराउंडेड बाय डिफरेंट हिल ऑफ द स्टेट। फर्स्ट आइडिया ऑफ डैम ऑन द रिवर कुंती पूजा गिवन बाय ब्रिटिश इन 1929। अब देखिए जो सबसे पहला आइडिया दिया गया ब्रिटिश सरकार ने दिया। जितनी भी ये पॉलिसीज थी ब्रिटिश सरकार में ही दी गई थी, लेकिन उस पर काम नहीं किया गया था। बहुत सारा काम भी कर दिया, काम स्टार्ट भी कर दिया गया था ब्रिटिश सरकार में। इसने 1929 में 1929 में इस चीज के लिए आइडिया दिया गया है कि कुंती पूजा पर एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम बना दिया जाए। तो आइडिया कब दिया गया? ब्रिटिश सरकार में 1929 में दिया गया। फिर उसका टेक्निकल सर्वे किया गया। बड़े बड़े जो साइंटिस्ट, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जो इकोलॉजी की स्टडी करते हैं, इकोलॉजी सिस्टम, इकोसिस्टम की स्टडी करते हैं, और केमिकल मतलब जो मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर की स्टडी करते हैं, उनके द्वारा जब सर्वे किया गया 1958 में, इसके द्वारा सर्वे कर लिया गया। बट इन 1970 में केरल स्टेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड KSEB, केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, KSB क्या थी? केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड थी, एक संस्था थी जो केरल की थी। इसने आइडेंटिफाई द कुंतीपुजा रिवर फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। अब 1970 में केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने कुंतीपुजा रिवर को इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए आइडेंटिफाई कर चुकी थी कि यहाँ पे डैम बना देना चाहिए, हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम बना देना चाहिए, जिससे हमें ये बेनिफिट हो सकता है। मतलब जो भी कंपनी, जब वो गवर्नमेंट थी, तो उसे अपना बेनिफिट नजर आ रहा था कि मतलब हम इस चीज से हमें ये प्रॉफिट आ सकता है, ये चीज हमें
इससे प्रोवाइड हो सकती है, हम जनता को ये चीज प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन उसी उसी और जो दूसरा पक्ष था, जो पॉपुलर जो जनता थी, वो इस चीज को देख रही थी इससे हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है, कि अगर यहाँ पे अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनता है तो आसपास का जो एरिया होगा वो पूरी तरीके से पोल्यूट हो जाएगा, वो खेती करने लायक भी नहीं रहेगा, जिसमें लेकिन जो स्पीसीज है वो भी विलुप्त हो जाएगी, स्पीसीज भी नहीं बच पाएगी, और पानी भी पूरी तरीके से यहाँ पे। एंड गिव द आइडिया फॉर हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम ऑन द कुंथीपुजा रिवर। ठीक है, 1970 में केरल स्टेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आइडेंटिफाई द कुंथीपुजा रिवर फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड गिवन द आइडिया फॉर हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम ऑन द कुंथीपुजा रिवर। उसने ही आइडिया दिया कि अब हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम हमें कुंथीपुजा रिवर पर बना देना चाहिए। 1970 में उसने आइडेंटिफाई भी कर लिया था। उसके बाद उन्होंने एक जो नोटिस डाला जाता है कि मतलब हमें गवर्नमेंट से अप्रूव कराना होता है, कि अप्रूव कराने के लिए 1970 में उन्होंने इस चीज को आइडेंटिफाई करके सर 1958 में सर्वे हो चुका था, टेक्निकल सर्वे हो चुका था। फिर उसके बाद 1970 में इन्होंने जो गवर्नमेंट को नोटिस, मतलब गवर्नमेंट में अप्रूव करने के लिए इन्होंने एप्लीकेशन डाल चुके थे, हमें अप्रूव कर दिया जाए कि हम यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बना लें। अब अपनी अपनी उन्होंने पॉलिसी लिखी कि मतलब हम जनता को इस चीज से ये फायदा हो सकता है डैम बनाने से, ये चीजें इसमें बेनिफिट में आएगी। तो एम, यही एम आता है कि एम क्या था, give the high electricity in a state and give the employment and production of agriculture increase। उसने वही एम लिखा है कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम का जो एम था, क्या एम था, कि वे गिव द हाई इलेक्ट्रिसिटी इन इन स्टेट, जो केरल स्टेट थी, केरल स्टेट में हाई इलेक्ट्रिसिटी को देना चाहते थे और एम्प्लॉयमेंट भी देना चाहते थे। मतलब अगर हम डैम बनाते हैं उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगा और हाई इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करेंगे, तो हम जिसकी वजह से एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा, क्योंकि उन्हें समय पे पानी मिलेगा। जो पानी था वो कुएं में जाता था, वो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा ही आता था। उन्होंने ये उनका एम दिया, उन्होंने पॉलिसी दी कि इससे एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो सकता है और हाई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, पूरे स्टेट में हम इलेक्ट्रिसिटी दे देंगे और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो सकता है। तो उसके बाद इन फरवरी 1973 द प्लानिंग कमीशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव द प्रोजेक्ट इन एट कॉस्ट ऑफ 25 करोड़। अब 1970 में तो इन्होंने एप्लीकेशन डाली, 1958 में इस चीज का सर्वे किया गया, टेक्निकल सर्वे, और 1970 में उन्होंने एप्लीकेशन डाल चुके थे 1970 में, कि जो केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था उसने कुंतीपुजा रिवर को आइडेंटिफाई कर लिया। फिर उसके बाद उसकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम के लिए उन्होंने एम भी दे दिया। तो उसके बाद 1973 में प्लानिंग कमीशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव द प्रोजेक्ट एट कॉस्ट 25 करोड़। अब 1973 में जो प्लानिंग कमीशन ऑफ गवर्नमेंट था, प्लानिंग का वहां की जो केरल की प्लानिंग कमीशन थी जो इस चीज को अप्रूव करती थी, उसने इस चीज को अप्रूव कर दिया 1973 में इस चीज को अप्रूव कर चुकी थी, मतलब कि डैम बनाने की परमिशन वो दे चुकी थी। 25 करोड़ के समथिंग उस प्रोजेक्ट को पास कर दिया था। In 1977, the Kerala Forest Research Institute declared the Silent Valley is Biosphere Area। अब लेकिन जब 73 में ये जैसे ही प्लानिंग कमीशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे उसने अप्रूव किया, इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया, तो प्रोटेस्ट स्टार्ट होने चालू हो चुके थे अप्रूव होने के बाद। अब तो ये अप्रूव हो चुका था 25 करोड़ के साथ, यहाँ पे प्रोटेस्ट चालू होने लगे। प्रोटेस्ट जब होने लगे कि मतलब कि सेव द साइलेंट वैली के लिए मूवमेंट चलने लगा, आंदोलन चलने लगा। फिर उसके बाद जब मूवमेंट बहुत ज्यादा मूवमेंट हो रहा था, आंदोलन इसके लिए हो रहा था कि सेव द साइलेंट वैली, उन्होंने अपने अपने तर्क दिए कि अगर यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनता है उसकी वजह से बहुत ज्यादा लॉस होएगा, इन्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा दूषित हो जाएगा, यहाँ पर डिफोरेस्टेशन की वजह से बहुत ज्यादा स्पीसीज डाइड हो जाएगी और डिफोरेस्टेशन से बहुत ज्यादा नुकसान हमें हो सकता है। तो फिर उसके बाद 1977 में जो केरला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट था उसने जब इसकी स्टडी की, तो उससे स्टडी करने से उन्होंने एक वो दिया कि अगर हम बायोस्फीयर एरिया को घोषित कर दे कि ये बायोस्फीयर एरिया है, तो तब इसमें एक्शन लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा अगर हम इसको बायोस्फीयर एरिया घोषित कर देते हैं। उन्होंने एक आइडिया दिया कि हमें इसको बायोस्फीयर एरिया कर देना चाहिए। फिर यहाँ पे
डैम हाइड्रोइलेक्ट्रिक जो डैम है वो नहीं बन पाएगा। और उन्होंने एक आइडिया दिया था वो, लेकिन इनमें एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर का नाम ध्यान में नहीं आ रहा मुझे, जिन्होंने इस चीज का आइडिया दिया था। In 1977, the Kerala Forest Research Institute declared the Silent Valley biosphere area. 1977 में उन्होंने लेकिन उन्होंने सिर्फ एक आइडिया दिया कि इसको बायोस्फीयर एरिया घोषित कर देना चाहिए। एंड 1978 इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अप्रूव द प्रोजेक्ट। अब 1978 में इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंदिरा गांधी ने इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया था कि अब इस प्रोजेक्ट पे काम कर देना चाहिए। बायोस्फीयर एरिया 1977 में इसको बना दिया गया। बायोस्फीयर एरिया का मतलब यही था जिसमें हाइड्रोस्फीयर भी प्रेजेंट था, जियोस्फीयर भी प्रेजेंट था, और उसके बाद जियोस्फीयर हो गया, हाइड्रो एटमॉस्फेयर भी हो गया। तो जब तीनों चीजें इंक्लूड, वहां पर रिवर भी प्रेजेंट था, फॉरेस्ट भी प्रेजेंट था, और जियोस्फीयर एरिया भी वहां पर प्रेजेंट था, जो इसे लिथोस्फीयर कहते हैं। तो इसको एक बायोस्फीयर एरिया घोषित कर दिया गया। अब जो बायोस्फीयर एरिया इसलिए कि अब इसमें गवर्नमेंट का हक हो चुका है। बायोस्फीयर एरिया क्या है कि जो लोकल के पीपल है उसमें ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेगा, इसलिए इसको बायोस्फीयर को साइलेंट बायोस्फीयर एरिया घोषित कर दिया गया। फिर 1978 में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अप्रूव द प्रोजेक्ट। उन्होंने जैसे ही 1978 में इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया, तब इसके बाद बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होने लगा। 1978 में और ज्यादा प्रोटेस्ट किया। पहले तो केरल स्टेट ने इसको अप्रूव दिया था, फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी इसको अप्रूव दे दिया कि अब तुम हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम को बना लीजिए। तब मूवमेंट बहुत ज्यादा स्टार्ट हो चुका था, हर कॉर्नर पे फिर स्टार्ट हो चुका था मूवमेंट स्टार्ट इन 1978 Save the Silent Valley movement against the project from all corner of केरल। अब 1978 में हर जगह मूवमेंट स्टार्ट हो गया, प्रोजेक्ट के अगेंस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ कि सेव द साइलेंट वैली। पहले तो सिर्फ केरल में होता, फिर बहुत सारी जगह इसको बचाने के लिए प्रोटेस्ट स्टार्ट होने लगा था। फर्स्ट मूवमेंट वाज लोकल पीपल एंड आफ्टर दैट इन टेक ओवर बाय केएसएसपी, केरल शस्त्रा सत्य परिषद, केरल शास्त्रा सत्य परिषद। इसकी जो केएसएसपी एक संस्था थी जिसकी फुल फॉर्म ये थी, एक मतलब एक संस्था थी जो मूवमेंट लोकल पीपल के द्वारा किया जा रहा था। उन्होंने उनकी ओपिनियन को लिया, जब ओपिनियन को लेने के बाद उन्होंने गवर्नमेंट तक इसको पहुंचाया, फिर उसके बाद उसकी स्टडी कराई गई, फिर उस पर चीज को उन्होंने सारे के साथ मतलब एक लीडर बनाया गया। जो केएसएसपी की जो कम्युनिटी थी उसमें जो कुछ लोग उसमें प्रेजेंट थे, उसमें नाम आते हैं, नाम मैं दिखा दूंगा, जो केएसएसपी के लीडर थे। तो उन्होंने इस चीज के लिए जब उन्होंने पब्लिक की ओपिनियन ली कि उनकी क्या क्या राय है, फिर उसको गवर्नमेंट तक पहुंचाया कि हमें साइलेंट वैली को बचाना चाहिए, उस पर डैम नहीं बनाना चाहिए। केएसएसपी टेकन ओवर बाय केएसएसपी टेकन द पब्लिक ओपिनियन फॉर सेव द साइलेंट वैली, बट सुगाति कुमारी प्योट्री इज इम्पोर्टेंट रूल फॉर साइलेंट वैली प्रोटेस्ट। एक सुगाति कुमारी थी जिन्होंने बहुत पहले भी इन्वायरमेंट बहुत मूवमेंट में पार्टिसिपेट लिया था, जो आंदोलन हुए थे। तो सुगाति कुमारी की एक पोएट्री की कहानी थी। इस साइलेंट वैली में उस पोएट्री का यूज किया गया। उस पोएट्री का मतलब जैसे मान लीजिए नारा होता ना कि तुम हमें खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे, हम तुम्हें खून देंगे, तुम हमें खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे। काफी सारे नारे रहे थे इस तरीके से। सुगाति कुमारी थी, उनकी एक कहानी थी प्यूटरी। तो इसमें जो साइलेंट वैली के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा था, तो उस प्यूटरी का इसमें यूज किया गया, उस नारे का यूज किया गया। अब जो केएसएसपी जो संस्था थी, केरल शस्त्रा सत्य परिषद, केएसएसपी ने पब्लिक की ओपिनियन ली कि किस तरीके से साइलेंट वैली को बचाना चाहिए, और साइलेंट वैली से अगर हमें हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम यहाँ पे बनता है क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो सबको उसने गवर्नमेंट के लिए फिर गवर्नमेंट को दिया उस चीज, फिर उसके लिए गवर्नमेंट से ही बात की। ईयर ऑफ द मूवमेंट 1978, प्लेस केरल लीडर केएसएसपी जो संस्था थी, एम द मूवमेंट सेव द साइलेंट वैली। उसने लिखा कि जो ईयर ऑफ द मूवमेंट, कि किस ईयर में मूवमेंट स्टार्ट हुआ, 1978 में, 1978 में स्टार्ट हुआ। प्लेस केरल में हुआ, लीडर केएसएसपी था,
मूवमेंट का एम क्या था कि सेव द साइलेंट वैली एंड कैंसिल द हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम प्रोजेक्ट। उसका एम यही था कि साइलेंट वैली को बचाया जाए और हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम के प्रोजेक्ट को कैंसिल किया जाए। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन गिविंग द एडवाइस दैट साइलेंट वैली शुड बी मेड बाय श्योर रिजर्व एरिया। अब जो डॉक्टर स्वामीनाथन थे ये केरल इंस्टीट्यूट फॉरेस्ट रिसर्च के थे, रिसर्च के प्रोफेसर थे जिन्होंने स्वामीनाथन ये कहते हैं कि एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे जिन्होंने फॉरेस्ट रिसर्च के साइंटिस्ट थे, ये फॉरेस्ट रिसर्च के साइंटिस्ट थे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। इन्होंने एडवाइस दी कि जो साइलेंट वैली है इसको बायोस्फीयर रिजर्व एरिया हमें घोषित कर देना चाहिए कि एक बायोस्फीयर रिजर्व एरिया है। बट इन जनवरी 1980 हाई कोर्ट ऑफ केरल give the permission for deforestation, but PM of India request to the government of Kerala to stop the work of project until the fully discussion। सबसे पहले तो इंदिरा गांधी ने इसको अप्रूव दे दिया था 1977 में उन्होंने अप्रूव दिया, तो तभी 1978 में अप्रूव दिया था। 1978 में ही मूवमेंट स्टार्ट हो चुके थे, लेकिन जब मूवमेंट बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट मतलब काफी जगह मूवमेंट इसके लिए हो रहा था कि साइलेंट वैली को बचाना चाहिए, फिर केएसएसपी ने भी एक्शन लेना स्टार्ट कर चुके थे। तो लेकिन जब जनवरी 1980 में 1980 में जो हाई कोर्ट ऑफ केरल का जो हाई कोर्ट था उसने डिफोरेस्टेशन के लिए परमिशन दे दी कि जंगलों को काट देना चाहिए और हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम के लिए वर्क स्टार्ट कर देना चाहिए। तो तब जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वही इंदिरा गांधी जो जीती, इंदिरा गांधी जी ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने केरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि इस प्रोजेक्ट को रोक देना चाहिए कि जब तक इसका फुली डिस्कशन ना हो जाए कि मतलब इससे क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या लॉस हो सकता है, या बेनिफिट ज्यादा है या लॉस कम है। इस तरीके से उनमें बात हुई कि मतलब क्या क्या नुकसान हमें होंगे, किन किन चीजों का हमें परिस्थितियों का इसमें सामना करना पड़ेगा। अभी हमें पहले इसमें रिसर्च करने दीजिए, डिस्कशन करने दीजिए, फिर उसके बाद इसके बाद हमें इसके लिए डिसाइड करना पड़ेगा कि हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। 1980 में हाईकोर्ट ने परमिशन दी, लेकिन फिर उसके बाद उसमें रोक लगा दी गई जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने रिक्वेस्ट की केरल गवर्नमेंट से। इन 1982 मल्टीडिसिप्लिनरी कमेटी डिसाइड द इफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पास देयर इकोलॉजिकल सिस्टम विल बी डैमेज। अब उसके बाद जो 1980 1982 अब 80 से 82 तक उस पर स्टडी की गई कि क्या क्या हमें नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या हमें इस चीज से बेनिफिट हो सकते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी अब मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी का मतलब यही था, एक कमेटी थी जो मल्टी डिसिप्लिनरी ऑफ इन्वायरमेंट, मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ इन्वायरमेंट की स्टडी कर रही थी। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब है कि जो इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट में देखिए हम केमिकल की स्टडी करते हैं, बायोलॉजिकल की, इकोलॉजिकल की, फॉरेस्ट की, मतलब हर चीज की हम सोशियोलॉजी की भी स्टडी करते हैं, कॉमर्शियली की भी स्टडी, सारी चीज की हम मल्टी डिसिप्लिनरी ऑफ नेचर में स्टडी करते हैं। तो उसी कमेटी द्वारा जब इसकी स्टडी की गई, उसके द्वारा मुझे पता स्टडी करने के बाद उनका कंक्लूजन निकलता है कि अगर हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम यहाँ पर बनता है उससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, स्पीसीज भी लॉस्ट हो सकती है, जिन्हें उनको भी हानि हो सकती है डिफॉरेस्टेशन की वजह से, फॉरेस्ट की वजह से आसपास के एरिया को भी उससे हानि हो सकती है। तो उसमें जो अपना कंक्लूजन दिया 1982 में, मल्टीडिसिप्लिनरी कमेटी डिसाइड द हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पास देन इकोलॉजिकल सिस्टम विल बी डैमेज। अगर ये डैम का जो प्रोजेक्ट है, अगर डैम का प्रोजेक्ट पास होता है तो ये जो साइलेंट वैली है वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगी। तो फिर उसके बाद 1984 में इंदिरा गांधी वाज एसोसिएटेड इन 1984 इंदिरा गांधी वाज एसोसिएटेड। अब देखिए 1900 समथिंग 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर में ही 31 अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी का जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंदिरा गांधी थी उनका मर्डर कर दिया, मतलब उनकी हत्या कर दी जाती है। फिर हत्या करने के बाद जब हत्या हो जाती है तो नवंबर में साइलेंट वैली डिक्लेयर्ड द नेशनल पार्क। 15 नवंबर को साइलेंट वैली को नेशनल पार्क
घोषित कर दिया जाता है कि, डिक्लेयर कर दिया जाता है कि जो साइलेंट वैली है वो नेशनल पार्क है। अब नेशनल पार्क में ह्यूमन एक्टिविटी इतनी नहीं होती है, वाइल्ड सेंचुरी में ह्यूमन एक्टिविटीज थोड़ी बहुत हो जाती हैं, लेकिन जो नेशनल पार्क होता है वहां पर, नेशनल पार्क में ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं होती है, वहां पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज सब नहीं की जाती। मतलब एक बाउंड्री बना दी जाती है कि ये इस मतलब इस बाउंड्री के बाद नेशनल पार्क स्टार्ट हो जाता है। तो इन 1994 31 अक्टूबर 1994 इंदिरा गांधी वाज मर्डर्ड कह सकते हैं या एसोसिनेटेड देन 15 नवंबर साइलेंट वैली डिक्लेयर द नेशनल पार्क। अब इसको नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया। फिर उसके बाद 1986 में इन 1 सितंबर 1986 में साइलेंट वैली नेशनल पार्क डिक्लेयर्ड द कोर एरिया एंड नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व एरिया। 1986 में फिर साइलेंट वैली नेशनल पार्क को कोर एरिया बायोस्फीयर एरिया घोषित कर दिया जाता है। अब बायोस्फीयर एरिया जब घोषित कर दिया जाता है, बायोस्फीयर एरिया, फिर उसमें एक जो नेशनल पार्क था उसको कोर एरिया बना दिया जाता है। फिर उसको मतलब बायोस्फीयर रिजर्व एरिया कि अब इसमें कोर एरिया भी प्रेजेंट आ जाएगा। कोर एरिया के बाद इसमें एक बफर एरिया आएगा, कोर एरिया के बाद बफर एरिया आएगा, बफर एरिया के बाद ट्रांजिशन एरिया आ जाएगा। अब लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन एफर्ट टू सेव द साइलेंट वैली इकोसिस्टम, मतलब एक लॉन्ग टर्म, काफी लंबे तक इसके लिए आंदोलन चलता है। 1973 से ये सब स्टार्ट होता है। 1973 से ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। 1977 में आता है, फिर 1978 से प्रोसेस जब हो रहा है। 1978 के बाद 1980 आता है, 1982 आता है। 1984 में जब डेथ होने के बाद उसको नेशनल पार्क घोषित किया जाता है नवंबर में। फिर 1986 में उसको बायोस्फीयर एरिया रिजर्व घोषित किया। मतलब काफी लंबा समय तक इन्होंने एफर्ट किया, तब जाके साइलेंट वैली को बचा लिया गया। लेकिन उसके बाद 2001 के समथिंग फिर ये चीज स्टार्ट होगी कि अब हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बना देना चाहिए कि, लेकिन अब जब हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम के लिए फिर अब प्रोजेक्ट पास किया जाता है, अब वहां पे एक मंकी पाया जाता है जो क्या बोलते हैं, साइलेंट वैली में एक मंकी पाया जाता है, वो टाइगर की तरह होता है, उसका नाम ध्यान में नहीं आ रहा मुझे। तो एक मंकी होता है। अब वहां सिर्फ वो उसी जगह में पाया जाता है, पूरे इंडिया में और कहीं नहीं पाया जाता है। अब उसके लिए फिर प्रोटेस्ट होने लगा कि साइलेंट वैली को बचाया जाए, साइलेंट वैली को बचाया जाए। जब उसके लिए फिर इन्वायरमेंटल मूवमेंट किया जाता है, मतलब इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। इन्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि हम इसमें केमिकल की सारी चीजों की स्टडी करते हैं। इन्वायरमेंट सभी चीजों से मिलकर बना होता है। तो 2001 में जब प्रोटेस्ट हुआ था 2001 के बाद, वहां पे एक बफर जोन को क्रिएट कर दिया जाता है। इन 2001 क्रिएट द बफर जोन नियर साइलेंट वैली। साइलेंट वैली के लिए बफर जोन को अब क्रिएट कर दिया जाता है। अब बायोस्फीयर एरिया का मतलब यही होता है, एक को कोर जोन बना दिया गया, फिर दूसरे को बफर जोन बना दिया गया, फिर उसके बाद ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन में पब्लिक वगैरह, बिल्डिंग्स वगैरह सारी चीजें होती है। बफर जोन की अगर हम बात करें, बफर जोन में एजुकेशन हो सकती है, जैसे भैंसे वगैरह को चराने लगते हैं, मतलब जो भी मवेशियाँ होते हैं, तो जो किसान होते हैं वे खेती वगैरह बफर जोन में कर सकते हैं। लेकिन जो कोर जोन होता है वहां पे किसी को एंट्री नहीं दी जाती है। जो साइलेंट वैली थी, साइलेंट वैली को कोर जोन बना दिया गया। तो ये 2001 के समथिंग ये चीज खत्म हो चुकी थी। अब 2001 में पूरी तरीके से बायोस्फीयर एरिया को घोषित कर दिया गया था, जिसमें कोर जोन, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन बना दिए गए। जो साइलेंट वैली मूवमेंट था वो किस लिए किया गया? साइलेंट वैली को बचाने के लिए किया गया, क्योंकि और हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम के अगेंस्ट किया गया। किसके अगेंस्ट किया गया? जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम था उसके अगेंस्ट किया गया। अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम वहां पे बनता जिसकी वजह से पर्यावरण वहां पे दूषित होता, इन्वायरमेंटल मूवमेंट इसलिए तो किया गया। फिर दूसरा मूवमेंट आता है चिपको मूवमेंट। अब चिपको मूवमेंट क्या था? ये भी डिफोरेस्टेशन के लिए किया गया है, जंगल पेड़ों को बचाने के लिए चिपको मूवमेंट किया गया था। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाता हूँ कि चिपको मूवमेंट कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे।